दोस्तों, तो हम जो फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे थे उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया था। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि हम लोगों को लिस्ट के लिए कंपोनेंट बनाना है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डोकर ऑन कर लिया है। अभी मेरे को सर्वर ऑन करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर साइट्स फोल्डर के अंदर और मेरा जो बैकएंड सर्वर है उसको ऑन कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ D10 के अंदर, और D10 के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो विंडो पावर शेल ओपन किया, और विंडो पावर शेल ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैंने जो है वो दीदेव स्टार्ट मैंने कर दिया। ठीक है, तो दीदेव स्टार्ट ये हो गया। अभी ये धीरे जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही यहाँ पर जो कंटेंट लिस्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि बैकएंड सर्वर ऑन नहीं है, तो जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जा रही है वो बैकएंड पे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल फाउंड आ रहा है। तो जैसे ही एक बार सर्वर ऑन हो जाएगा वैसे ही ये कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को ऑन होने देते हैं और अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने CRA के थ्रू ये रिएक्ट का जो रिएक्ट के फ्रंट एंड का जो है मतलब रिएक्ट का जो सेटअप है फ्रंट एंड का वो मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो अभी जो सर्वर है वो ऑन हो रहा है, तब तक हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे कंपोनेंट बनाना है। तो मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगा वो मैं नोड लिस्ट के नाम से बनाऊंगा। किसके नाम से बनाऊंगा? नोड लिस्ट के नाम से बनाऊंगा। तो कंपोनेंट बनाना मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर मैं एक फाइल बना लेता हूं, और वो फाइल जो होगी उसको मैं नोड लिस्ट नाम से फाइल बनाता हूं। तो मैंने लिखा न्यू फाइल, और न्यू फाइल में यहाँ पे मैंने लिखा नोड लिस्ट डॉट जेएस। तो नोड लिस्ट डॉट जेएस हो गया। और यहाँ IMCR लिखा मैंने। IMCR लिखने से क्या होगा कि रिएक्ट जो है वो यहाँ पर इसको ऐड कर देगा। ये शॉर्टकट है ना? ये शॉर्टकट है। तो यहां पर आप देखोगे तो रिएक्ट ने क्या किया है कि ये कंपोनेंट को ऐड कर दिया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, रिएक्ट तो चाहिए ही चाहिए। रिएक्ट के साथ यहाँ पर मैं हुक यूज करूंगा। तो मुझे हुक हुक जो है वो रिएक्ट ने नेम एक्सपोर्ट कर रखा है, तो मुझे नेम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहला हुक मैं जो यहाँ इंपोर्ट करूंगा वो मैं करूंगा यूज इफेक्ट के नाम से। एक हुक होगा मेरा यूज इफेक्ट, और दूसरा हुक होगा मेरा वो होगा यूज स्टेट। ठीक है, ये दो हुक मुझे यूज करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। तो यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सिंपल, यहाँ पर आप देखोगे तो सर्वर भी ऑन हो गया। तो एक बार हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको रीलोड कर देते हैं पेज को। तो कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ ये कंटेंट जो है वो आ गया, कंटेंट डिस्प्ले हो गया क्योंकि सर्वर ऑन हो गया, तो कंटेंट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, है ना? फंक्शन क्या बनाऊंगा मैं, जो फंक्शन होगा वो इज वैलिडेट के नाम से मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इज वैलिडेट के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, इज वैलिडेट। और ये क्या करेगा कि जो जो फंक्शन होगा ना, इज वैलिड के नाम से बनाता हूं, इज वैलिड। और इज वैलिड फंक्शन क्या करेगा कि API से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको चेक करेगा, और चेक करके बताएगा कि उसमें जो डेटा है वो नल तो नहीं आ रहा है ना? डेटा नल तो नहीं आ रहा है, ये चेक करके बताएगा। इज वैलिड लिखा, और इज वैलिड में यहाँ पे मैं जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इज वैलिड में कि यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और इफ के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा। इफ और डेटा, डेटा के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा नल। इफ और इफ के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा नल। अगर ऐसा है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अगर डेटा नहीं आता है तो मान लो कोई एरर आ गई API में, तो डेटा नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स करना है मुझे। और इसके बाद वाली कंडीशन कि इफ, अगर मान लो यहाँ डेटा डॉट डेटा जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो डेटा डॉट डेटा के फॉर्मेट में आएगा। और यहां पर अगर अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड होने के साथ साथ क्या होता है कि डेटा डॉट डेटा, और डेटा अनडिफाइंड, और यहां पर होता है कि डेटा डॉट डेटा जो है वो नल होता है। अनडिफाइंड होता है और नल होता है, और एक केस और आ जाता है यहां पर। वो क्या आता है कि डेटा डॉट लेंथ।
एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, और जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल टू जीरो होती है। अगर ऐसा होता है तो भी क्या होगा, तो भी यहां पर आएगा रिटर्न फॉल्स। तीनों ही केस में यहां पर रिटर्न फॉल्स आएगा। तो यहां पर मैंने कर दिया है कि डेटा डॉट डेटा अनडिफाइंड, डेटा डॉट डेटा नल और डेटा डॉट डेटा लेंथ इक्वल टू ये। तो यहां पर डेटा और डेटा डॉट डेटा दोनों में फर्क है। डेटा का मतलब हुआ कि जो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मान लो एपीआई का यूआरएल ही गलत हो गया, एंड पॉइंट ही गलत हो गया, और ये कुछ एक्सेस नाइट है या कुछ और है, तो उसके लिए दोनों कंडीशन अलग अलग है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो यहां से हो जाएगा रिटर्न ट्रू। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक फंक्शन मैंने बना दिया इज वैलिडेट, और इज वैलिडेट के बाद में मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या है कि देखिए, अगर मेरे को यहां पर अभी जो ये वाला है, ये जो कंपोनेंट है ना, अभी इस कंपोनेंट की बात कर लेता हूं मैं। और इसका जो डिजाइन पैटर्न होगा वो कैसे होगा, देखो इसका डिजाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से काम करेगा यहां पर कि ये जो है मेरा, ये एक कंपोनेंट होगा। मतलब ये पूरा जो आउटलाइन दिख रही है आपको, ये जो आउटलाइन दिख रही है यहां से लेके पूरा, ये जो है वो एक कंपोनेंट है मेरा। और इसके अंदर का जो है वो अलग अलग कंपोनेंट है। तो इसको हमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि इसको मेन कंपोनेंट से डेटा, यानी कि ये पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा और ये चाइल्ड कंपोनेंट हो जाएगा। तो पेरेंट से चाइल्ड में जो है वो डेटा को, या पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को पास करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो रो है वो हमारी प्रिंट हो गई। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सबसे पहले जो है वो अंदर का एक कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि ये एलआई वाला कंपोनेंट बनाऊंगा। ये जो हमारा जो अंदर का कंपोनेंट है वो क्या है, वो ये डिव है। अगर आप इस डिव को इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये जो रो आ रही है ना जिसमें ड्रूपल 10 टाइटल आ रहा है, ये एक डिव है, ये वाला डिव है। नोड लिस्ट इसकी, जो नोड लिस्ट है वो इसकी क्लास है, और इस नोड लिस्ट क्लास में यहां पर जो है वो ये एक डिव लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को यहां पर एक कंपोनेंट बनाना है जो कि इंटरनल कंपोनेंट होगा, और इसको मैं पेरेंट कंपोनेंट से, यानी कि ये जो बाहर वाला डिव है मेरा, ये जो बाहर ये वाला जो डिव है ये पेरेंट है मेरा, और ये वाला जो है वो मेरा चाइल्ड है। ये जो रो दिख रही है ये मेरी चाइल्ड है और ये पेरेंट है। और पेरेंट से डेटा जो है वो हम लोग चाइल्ड को पास करेंगे। पेरेंट से डेटा को चाइल्ड में पास करेंगे तो हमको सबसे पहले हम लोग चाइल्ड बनाते हैं। तो चाइल्ड के लिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और जो चाइल्ड का चाइल्ड कंपोनेंट हम बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे कॉन्स्ट करके। और कॉन्स्ट करने के बाद में यहाँ पर नोड आइटम करके एक कंपोनेंट में बनाऊंगा। और इस नोड आइटम कंपोनेंट में सॉरी, चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है, तो जो नोड आइटम है वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। इस चाइल्ड कंपोनेंट में मैं क्या करूंगा, मैं दो आर्ग्यूमेंट यहां पर लेता हूं। ये एक एरो फंक्शन में बना रहा हूं, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट लेता हूं। एक में लेता हूं एनआईडी, और एक में लेता हूं टाइटल। ठीक है, ये नोड का टाइटल होगा और एनआईडी होगी। और इसको लेने का क्या ऑब्जेक्ट है वो मैं बता देता हूं। ये मैंने यहां पर एरो फंक्शन बना दिया, और चूंकि हम लोग एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हैं यहां पर, है ना, एचटीएमएल रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये, है ना। अब ये जो फंक्शन है, ये टाइटल है, और टाइटल के ऊपर ये जो आईडी दिख रही है ना, ये वाली आईडी, ये नोड आईडी नोड 70, है ना, और यहां पर आ रहा है नोड 68। तो ये आईडी दिख रही, तो इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर आप देखोगे तो डिव के अंदर एक आईडी है नोड, डिव के अंदर एक आईडी है नोड। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो है वो एक डिव बना लेता हूं मैं। तो यहां पर मैंने डिव बनाया, और डिव के बाद में यहाँ आईडी बना दी मैंने। तो ये आईडी हो गई मेरी नोड, और ये डिव जो है मेरा बंद हो गया। और इस डिव के अंदर में ए बना देता हूँ, एच बना देता हूँ, और एच बना दूंगा। और इसके अंदर में टेम्पलेट स्ट्रिंग लूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को इसके अंदर यूआरएल चाहिए। तो जो यूआरएल में बनाऊंगा वो क्या होगा, वो होगा नोड, और नोड के बाद में आ जाएगा नोड आईडी। तो नोड आईडी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर नोड आईडी में यहाँ पर मैंने लिया एनआईडी, तो यहाँ पर जो है वो एनआईडी आ गया।
एनआईडी आने के बाद में यहाँ पर मेरे को सिंपल टाइटल लेना है, तो ये टाइटल हो गया। ठीक है, ये बन गया मेरा टेम्पलेट स्ट्रिंग। यहां से इसको हटा देना है मेरे को, यहां से इसको भी हटा देना है मेरे को, और ये टाइटल जो है वो ये वाला टाइटल हो जाएगा। लेकिन ये टाइटल चूंकि एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, तो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है टाइटल, तो इसके अंदर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये टाइटल आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट बन के तैयार हो गया। अब मुझे एक और कंपोनेंट यहाँ बनाना है, और वो मेरे को बनाना है कॉन्स्ट। तो मैं लूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में एक मेरे को नो डेटा कंपोनेंट बनाना है, कि अगर डेटा नहीं होता है तो मैं बनाऊंगा नो डेटा। और नो डेटा भी मेरा क्या होगा, नो डेटा भी मेरा एरो फंक्शन होगा। तो मैं इसको नो डेटा को एरो फंक्शन कर देता हूँ, और इस एरो फंक्शन में मैं यहाँ लिख देता हूँ डिव, और डिव के बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड, नो डेटा, और नो डेटा फाउंड हम लोग यहाँ लिख देते हैं नो डेटा फाउंड। सिंपल, नो डेटा फाउंड लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा नो डेटा फाउंड, ये नो डेटा फाउंड हो गया। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब हम लोगों को मेन कंपोनेंट बनाना है, और वो मेन कंपोनेंट होगा मेरा नोड लिस्ट। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट मेरे बन गए यहाँ पर। एक तो ये वैलिडेट फंक्शन बन गया, दूसरा यहाँ पर नोड आइटम वाला चाइल्ड कंपोनेंट बन गया, और नो डेटा वाला कंपोनेंट भी यहाँ पर बन गया। और तीसरा यहाँ पर मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में यहाँ पर मैं बनाता हूँ नोड लिस्ट, जो कि एक मेन कंपोनेंट होगा, जिसको मैं बोलूंगा नोड लिस्ट कंपोनेंट। तो मैं नोड लिस्ट एक कंपोनेंट बनाऊंगा, और ये भी एक एरो फंक्शन बनेगा। नोड लिस्ट भी जो है वो एक एरो फंक्शन बनेगा। और इस एरो फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना होगा, तो इस एरो फंक्शन के अंदर मैं बनाऊंगा दो हुक। सबसे पहला हुक कौन सा बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में यहां पर मैं बनाऊंगा कंटेंट, कंटेंट, और यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा मेरा सेट कंटेंट। एक फंक्शन कंटेंट होगा, और एक फंक्शन जो है मेरा सेट कंटेंट होगा। और यहां पर मैं यूज करूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं पास कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, यूज स्टेट के अंदर मैं अभी फॉल्स पास कर दूंगा। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया यूज स्टेट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कॉल करूंगा यूज इफेक्ट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट कोड को मुझे क्या करना है, मुझे एक एपीआई पास करनी। तो वो एपीआई का जो फॉर्मेट है वो मेरे पास में पहले से है, तो मैं उस फॉर्मेट को यहां पर कॉपी करके रखा है मैंने। अब इस फॉर्मेट यानी कि मेरे को यूआरएल चाहिएगा, एंड पॉइंट यूआरएल यहां पर मेरे को चाहिएगा। तो ये नोड लिस्ट कंपोनेंट के अंदर यहां पर मैं जो है वो इस एंड पॉइंट यूआरएल को कॉपी करके मैंने रखा है यहां पर। ये मैंने हटा दिया यहां से। तो आप देखोगे यहां पर ये यूआरएल मेरा आ गया। ये जो है मेरा बेस डोमेन हो गया। देखो मेरा बेस डोमेन क्या हो गया, यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर मैंने कॉल किया है यूज इफेक्ट। जो यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट के अंदर मैंने कॉल किया है एपीआई डोमेन। ये मेरा डोमेन हो गया, और ये मेरा यूआरएल हो गया, और ये मेरा हेडर हो गया। अब यहां पर चूंकि ये यूज इफेक्ट जो है, यूज इफेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यूज इफेक्ट का जो सिंटेक्स है वो कहता है कि अगर आपको एक बार रन करना है तो आपको यहां पर अरे पास करना होगा। तो मैंने यहां पर इसको अरे पास किया है, और यहां पर जो है वो यूज इफेक्ट कॉल हुआ है, यहां पर यूज इफेक्ट जो है वो बंद हुआ है। और यहां पर जो दूसरा आर्गुमेंट मैंने पास किया वो क्या पास किया, यहां पर अरे पास किया यूज इफेक्ट के अंदर। और यूज इफेक्ट के अंदर ये अरे पास किया मैंने, और ये वाला जो फंक्शन है ये भी मेरा बंद होगा, तो इस फंक्शन को मैंने यहां बंद कर दिया। सिंपल। तो ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट, एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट। अब जो भी आएगा वो अभी मेरे को सिर्फ ये मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है, सिर्फ मैंने अभी यूआरएल तैयार किया है जो मेरे को एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करनी है। अब मैं यहां पे कॉल करूंगा फेच एपीआई। तो फेच एपीआई कहां पर कॉल होगी मेरी, फेच एपीआई जो कॉल होगी वो यहां पर कॉल होगी, यानी कि इस हेडर के नीचे। तो मैं यहां कॉल करूंगा फेच एपीआई, तो ये फेच हो गई। और इस फेच एपीआई में यहां पर आ जाएगा यूआरएल, और यूआरएल कॉमा यहां पर मैं पास कर दूंगा हेडर। तो ये यूआरएल हो गया, और ये हेडर हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो फेच एपीआई होती है, फेच एपीआई में क्या करना होता है कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऐसा डॉट देन करके रिसीव करना है मेरे को।
तो मैं डॉट देन लिखूंगा, और डॉट देन के बाद में भी मैं यहां पर कॉल करूंगा एक फंक्शन जिसमें मैं लिखूंगा, यहां पर एक लिखूंगा वेरिएबल, और इस वेरिएबल में मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। और इस रिस्पॉन्स के अंदर में जो डेटा आएगा उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कॉल करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसलिए कॉल करना पड़ेगा क्योंकि जो डेटा है वो जेसन के फॉर्मेट में मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये डॉट देन है ना, इसके आगे कंटिन्यू करना है ना, तो यहां से सेमीकोलन हटाना पड़ेगा और डॉट देन लगाना पड़ेगा। और ये जो डेटा आ रहा है ना, इसको मैं लूंगा यहां पर डेटा के फॉर्मेट में। ये डेटा हो गया। अब इस डेटा के अंदर मेरे को क्या करना है कि उस हुक को रन करना है। ठीक है, किस हुक को रन करना है मेरे को, यहां पर सेट कंटेंट को, है ना। सेट कंटेंट को रन करूंगा तभी मैं, सेट कंटेंट यानी कि ये जो मैंने यहां पर बना रखा है ना वेरिएबल, यहां पर मैंने दो वेरिएबल, ये वाला जो सेट कंटेंट है इसको कॉल करूंगा अगर उसमें डेटा आ रहा है तो यहां पर डेटा है, और डेटा के अंदर में, डेटा के अंदर यहां पर मैं जो है वो डेटा के अंदर में, इस डेटा के अंदर मेरे को ये जो डेटा है इसके अंदर मेरे को इज वैलिड फंक्शन भी कॉल करना है, तो मैं यहां लिखूंगा इज वैलिड, और इज वैलिड फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा ये वाला डेटा में। तो यहां से या तो रिटर्न होगा, या तो ट्रू रिटर्न होगा, या जो है वो फॉल्स रिटर्न होगा, है ना। तो यहां पर मैं इफ लगाता हूं, तो मैंने लगाया इफ, ये इफ, और इफ के अंदर इज वैलिड, और इज वैलिड के अंदर ये डेटा, और इस डेटा के अंदर मेरे को कॉल करना पड़ेगा सेट कंटेंट, क्योंकि सेट कंटेंट नाम से मैंने बनाया है एक फंक्शन, तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सेट कंटेंट को। कौन सा सेट कंटेंट, ये वाला सेट कंटेंट पास करूंगा मैं। इससे क्या होगा, इससे स्टेट में डेटा जाएगा, तो सेट कंटेंट में मैं पास करूंगा डेटा डॉट डेटा, और इसको सेव कर दूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा फेच एपीआई का कॉल। ठीक है, अब अगर मान लो कोई एरर आती है, फेच एपीआई क्या करता है, यहां पर देखो ये यूआरएल लिया है इसने और हेडर लिया है, ये मैंने हेडर पास किया और यूआरएल पास किया, बदले में यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। इस रिस्पॉन्स को मैंने जो रिस्पॉन्स आया उसको मैंने जेसन जो था उसमें टाइपकास्ट किया जेसन को, और फिर डेटा, जो डेटा आ रहा है उसको मैंने चेक किया इज वैलिडेट है कि नहीं। अगर ये इज वैलिडेट है तो सेट कंटेंट को डेटा डॉट डेटा में मैंने पास किया, और अगर यहां पर कोई एरर आ जाएगी तो वो एरर के लिए मुझे डॉट केच लगाना पड़ेगा। तो ये केच हो गया यहाँ पर, और इस केच के अंदर भी मेरे को यहां पर मैं लगाऊंगा डॉट केच, तो ये डॉट केच हो गया। और इस केच के अंदर मेरे को यहां पर ए आर आर लिखना पड़ेगा, और इस ए आर आर के अंदर में वो ये ए आर आर हो जाएगा। इस ए आर आर के अंदर मुझे को कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मैं। चलो, ए आर आर के अंदर मैंने कंसोल लॉग कर दिया, और कंसोल लॉग में मैंने लिख दिया यहां पर एरर। ठीक है, कंसोल लॉग में मैंने लिख दिया एरर एक्सेसिंग द एपीआई, ये ऐसा करके मैंने एरर मैसेज दे दिया। और यहां पर जो है मैंने ये एरर मैसेज में दे देता हूं, स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल कोड में दे देता हूं, और डबल कोड में देने के बाद में यहां पर मैं कॉमा करके ये एआरआर को कॉल कर देता हूं। तो ये जो है वो एपीआई कॉल हो गई है मेरी। अभी यहां पर देखो कुछ एरर आ रही है, 3 प्रॉब्लम बता रहा है कंप्यूटर यहाँ पर। डिक्लेयर स्टेटमेंट अनएक्सपेक्टेड कहां पर, ये है, इसमें कुछ एरर है क्या, ए आर आर एरर, और यहां पर सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा मेरे को। सेमी कॉलम तो मैंने लगा दिया है, उसके बाद भी एरर आ रहा है, डॉट केच, सेमी कॉलम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरर हट गई मेरी। तो अब ये एपीआई कॉल हो गई, एपीआई कॉल से जो रिस्पॉन्स आया वो कंसोल लॉग में आएगा। ठीक है, अब मुझे करना पड़ेगा रेंडर कॉल। तो रेंडर कॉल करने के पहले मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक बार ये जो रिस्पॉन्स है या ये जो डेटा है वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो डेटा है उसको प्रिंट करवा लेता हूं एक बार। ठीक है, तो मैंने लिखता हूं कंसोल और कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं इस डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में ये जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा मेरा। इसको सेमी कॉलम करना पड़ेगा, सेमी कॉलम हटाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ लगाना पड़ेगा ये। ठीक है, अब फॉर्मेट सही होगा। ठीक है, तो अभी मेरे को इसको प्रिंट करके देखना है कि ये कैसे आ रहा है, उसके बाद में फिर मुझे रेंडर कॉल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले रेंडर का कोड लिख लेते हैं, देन
इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डी सी आर ए के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है हैंडलेस ड्रूपल और CLS, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट। तो ये npm स्टार्ट मेरा रन हो गया। अभी क्या होगा, कोई एरर आएगी तो हमको ये कंसोल मैसेज दिखेगा, और अगर एरर नहीं आएगी तो हमको ये वाला कंसोल मैसेज दिखना चाहिए। तो अभी तो ये वाला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अलग है और ये प्रोजेक्ट 301 पे रन हो रहा है। ठीक है, ये रन होने दो उस प्रोजेक्ट को। अब हमको कॉल करना है रेंडर फंक्शन। तो रेंडर फंक्शन के लिए हम लोग कोडिंग करेंगे आगे रेंडर फंक्शन की। तो रेंडर फंक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, रेंडर फंक्शन के लिए मैं को एक रिटर्न करना पड़ेगा डिव। तो देखिए ये यहाँ पर अभी हम लोगों ने app.js में भी कंपोनेंट को प्रिंट नहीं करवाया है, और यहां पर आप देखोगे तो कंसोल में कुछ नहीं आएगा। कंसोल में कुछ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नोड लिस्ट कंपोनेंट मैंने बनाया ना, इस नोड लिस्ट कंपोनेंट को मेरे को app.js में रेंडर करवाना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे कोड को हटा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट इंपोर्ट नोड लिस्ट, सॉरी इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैंने जो कंपोनेंट बनाया वो कैसे बनाया, नोड लिस्ट फ्रॉम नोड लिस्ट फ्रॉम नोड लिस्ट, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में मेरे को CSS भी चाहिए, तो मैं लिखता हूं इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में मैं लिख देता हूं यहां पर ये इंपोर्ट, और यहां पे मैं लिख देता हूं app.css, ये लिख दिया। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया app.css। फिर ये नहीं यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में अब मेरे को, हाँ दोनों ही चाहिए थे वो मैंने ले लिया। अब मेरे को फंक्शनल कंपोनेंट रेंडर करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन। तो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन के बाद में यहाँ लिख दिया एपीपी, और एपीपी के अंदर मैंने यहाँ ये लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रिटर्न। और रिटर्न के बाद में यहाँ पे, चूंकि मैं डिव का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर एक फ्रेगमेंट का हम यूज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे डिव भी लगा सकते हैं बट अननेसेसरी, फिर डिव ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो नोड लिस्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ कंपोनेंट को। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं तो अभी 3 एरर देख रहा है। क्या बोल रहा है सिस्टम, SRC को डिफॉल्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को। तो डिफॉल्ट इंपोर्ट है ना, हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया लगता है। यहां पर हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले रेंडर फंक्शन बना ही लेते हैं, है ना, नहीं तो सिस्टम देगा एरर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं बनाऊंगा एक डिव। ठीक है, रिटर्न के अंदर मैं बनाता हूँ एक डिव, और इस डिव की जो आईडी है वो मैं लिख देता हूं नोड डिव करके। तो मैंने नोड डिव एक आईडी लिख दी, नोड डिव। और नोड डिव आईडी के अंदर मुझे क्या करना है, इस डिव के अंदर मैं बनाऊंगा एक H2। तो मैंने डिव के अंदर एक H2 बनाया, और इस H2 के अंदर मैंने लिखा साइट कंटेंट। तो ये डिव इसके अंदर हो गया साइट कंटेंट। अभी भी एरर है, एरर इसलिए है क्योंकि ये एक डिव है, डिव के अंदर मैंने साइट कंटेंट लिखा है। और मैं क्या करता हूं, बाकी चीजों को यहां पर मुझे कंटेंट, अब ये कंटेंट है ना, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवानी पड़ेगी, है ना। कंडीशनल रेंडरिंग करवानी पड़ेगी मतलब ये जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब ये वाला कंटेंट, इसके अकॉर्डिंग कंडीशनल रेंडरिंग लगेगी। तो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए ये एक्सप्रेशन आता है, और यहां मैं लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर। तो कंटेंट इज इक्वल टू, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए अगर यहां पर कंटेंट होगा तो ये वाली लाइन आएगी पहले तो। ठीक है, साइड कंटेंट हो गया, ये वाली लाइन आएगी। तो इस वाली लाइन के लिए मैं यहां लगा देता हूं, आ, पहले तो मैं सबसे पहले तो यहां पर इसको मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, और यहां मैं यूज करता हूं फ्रेगमेंट, और इसके अंदर में लगा देता हूं ये वाली लाइन जो कि होगी HR। ये HR हो गया सिंपल, ये HR हो गया। और अभी क्या है कि ये वाली लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ बंद हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि यहाँ, इसके बाद यहाँ पर ये HR स्टार्ट होगा। तो ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे स्टार्ट है, ये HR स्टार्ट होगा,
कंटेंट, कंटेंट के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद इसके अंदर ये आ जाएगा, और इसके अंदर ये आ जाएगा, और इसके अंदर एचआर आ जाएगा, ये एचआर आ गया। और एचआर के अंदर मुझे जो है वो ये यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, और ये जो है वो एचआर, ठीक है, एचआर यानी कि ये एचआर है। तो हम लोग एचआर को ही कॉल करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, ये हटाया हमने। और यहाँ पर कंटेंट, कंटेंट के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, और ये बंद होता है। यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना है एचआर के बाद? तो एचआर के बाद मेरे को जो प्रिंट करना है वो कुछ ये प्रिंट करना है यहाँ। तो मैं ये लिखता हूँ, सबसे पहले तो एचआर लगा देता हूँ यहाँ, ये एचआर लग गया, और एचआर के बाद ये लग गया यहाँ पर नोड आइटम, और नोड आइटम के बाद मैंने यहाँ पर एक मैप फंक्शन चलाया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क हुआ, क्वेश्चन मार्क के बाद ये यहाँ जो बंद हुआ वहां पर लगाना पड़ेगा मेरे को ये ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर के बाद यहां पर मैं कॉल करूंगा नो डेटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे कॉल करना है नो डेटा, सिंपल। नो डेटा का जो कंपोनेंट है वो यहां कॉल कर दूंगा मैं, तो यहां नो डेटा कंपोनेंट मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। ये आ गया यहां पर, ये नो डेटा आ गया, और नो डेटा, इसको बंद करके यहाँ नो डेटा, सिंपल, ये नो डेटा आ गया। अगर डेटा नहीं है तो नो डेटा आ जाएगा, और अगर डेटा है तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और ये बंद होगा, और ये डिप बंद होगा, और यहाँ पर जो है मुझे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देना है, तो एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या करूंगा यहाँ पर मैं नोड लिस्ट, सिंपल, ठीक है। अब जो एरर है वो 3 एरर है, तो ये एरर क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ये एरर यहाँ पे भी दिख जाएगी हमको, नोड लिस्ट में यहाँ पे जो रिटर्न है वो लाइन नंबर 44 पे एरर है, और लाइन नंबर 44 पे जो एरर आ रही है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर एरर, एरर स्टेटमेंट, ठीक है, चलो वेवल का एरर आ रहा है, देख लेते हैं लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 44 ये है। यहाँ पर मैंने कॉल किया रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैंने लगाया डिव, डिव के अंदर मैंने लिखा नोड इस, ये एचआर हो गया। फिर कंटेंट हो गया, कंटेंट के अंदर ये यहाँ हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, ये एचआर हो गया। फिर यहाँ पे डिव ये आ गया, और ये हम लोगों को यहाँ बंद नहीं करना चाहिए था इसको, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे इसको बंद नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये स्टार्ट जहां से हुआ है वो यहाँ पे नोड लिस्ट, नोड लिस्ट के बाद ये बंद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर नो डेटा, और डिप बंद हो जाएगा। डिप बंद हो जाने के बाद में ये फंक्शन बंद हो गया, और एक्सपोर्ट नोड लिस्ट बंद हो गया। अभी एरर क्या आ रहा है वो, एरर आ रहा है इस वाले डिप में, यहाँ पे डबल कंटेंट हो गया ना। तो ये जो एरर है वो रिटर्न डिव, ये डिव यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, यहाँ पर गए तो कंटेंट क्वेश्चन मार्क, ये गए कंटेंट, ये H2 स्टार्ट है, H2 के बाद डिव स्टार्ट है, और यहाँ पर हम लोगों ने एच डिव आईडी नोड लिस्ट के बाद कंटेंट डॉट मेप नोड आइटम, नोड आइटम और आइटम डॉट एट्रीब्यूट, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर ये जो है वो डिव बन रहा है, जो इंटरनल कंपोनेंट है वो यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये बंद भी हो गया है, ये भी बंद हो गया है। नो डेटा यहाँ कॉल किया मैंने, नो डेटा भी बंद हो गया, और ये वाला डिव यानी कि ये डिव यहाँ बंद हो गया। फिर एरर क्या आ रही है यहाँ पर, एक काम करो, इसको ये जो H2 है ना, इसको एक डिव में हम लोग इसको H2 जो है, H2 तो ठीक है, H2 भी अपने आप में टैग है, तो कोई एरर होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये रिटर्न कहाँ बंद हुआ, रिटर्न यहाँ बंद हुआ, और रिटर्न के बाद देखो ये रिटर्न तो बंद हुआ वो तो ठीक है, लेकिन फंक्शन कंपोनेंट भी बंद होगा ना।
फंक्शन कंपोनेंट बंद नहीं हुआ, ये एरर है यहाँ पर। देखो ये रिटर्न बंद हुआ, हाँ रिटर्न के बाद यहाँ पर ये फंक्शन को भी तो बंद करना पड़ेगा ना, फंक्शन को, यानी कि ये वाला फंक्शन, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन यानी कि एरो फंक्शन से मतलब यहाँ पर ये है, 1 सेकेंड, यहाँ पर ये यूज इफेक्ट स्टार्ट हुआ, नोड लिस्ट कंपोनेंट स्टार्ट हुआ, और ये जो नोड लिस्ट कंपोनेंट है ये हम लोगों ने गलत जगह बंद कर दिया है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग यानी कि यहां से हमको हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, यहां से हटा के लास्ट में बंद करना था। अब एरर नहीं आनी चाहिए, यहां से हटा के मैंने लास्ट में बंद कर दिया। अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, डेटा इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, डेटा इज नॉट डिफाइंड, और क्या एरर आ रही है, हाँ मतलब एक तो हमने एपीपी को इंपोर्ट नहीं किया, तो सबसे पहले एपीपी को इंपोर्ट कर देते हैं, तो ये एपीपी आ गया, और इस एपीपी को हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में यहाँ पर एपीपी कर देता हूँ, तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो कर ही दिया यहाँ पर। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के बाद आया कि डेटा इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 40 पे है कि डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, लाइन नंबर 40, लाइन नंबर 4 पे है, और यहाँ पर इस कंसोल लॉग की एरर है। अभी के लिए इस कंसोल लॉग को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो अभी एरर नहीं आई, एरर नहीं आई है, लेकिन साइड में कोई कंटेंट भी नहीं दिख रहा है, और कंटेंट आ भी गया ये, तो ये कंटेंट यहाँ पर आ गया। अब अगर मान लो, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट बन गया, लेकिन अभी हमको इसमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि यहाँ पर फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर अभी, फिल्टर तो हम लोग बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले हमको देखना है कि ये रो कैसे प्रिंट हो रही है। तो ये जो रो प्रिंट हो रही है वो प्रिंट हो रही है इस वाले मैप से। यहाँ पर देखो नोड लिस्ट के अंदर, नोड लिस्ट के अंदर कंटेंट, कंटेंट में पूरा डेटा है, तो कंटेंट डॉट मैप को कॉल किया, कंटेंट डॉट मैप को कॉल करने के बाद में आइटम के अंदर पूरा डेटा आया, यहां से मैंने नोड आइटम कंपोनेंट को कॉल किया, यहाँ पर की में नोड आईडी, ये की रिएक्ट के इंटरनल यूज के लिए है, तो मैंने इस की को यहाँ पर, और यहाँ पर डॉट 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 एट्रीब्यूट के अंदर डेटा जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर जब नोड आइटम वाला कंपोनेंट कॉल होगा तो नोड आइटम वाले फंक्शन पे कंट्रोल जाएगा, तो यहाँ एनआईडी मिल जाएगी, यहाँ टाइटल मिलेगा, और उससे ये पूरा डेटा, यानी कि ये पूरी रो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिल्टर बॉक्स लगाएंगे, और फिर हम लोग अलग दूसरे कंपोनेंट की तरफ जाएंगे।